सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पे लिखा भी है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। 21 निकाती अमन प्लान की बात ही हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं टोनी ब्लेयर, उनको भी गाज़ा की अबूरी से उसमें वो इन्वॉल्व होंगे किसी तरीके से। क्या डिटेल्स हैं आपकी नज़र में? देखिए, ये जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर कह रहे हैं, उनका एक थिंक टैंक है, वो बहुत अरसे से वो कर रहा है, एक आइडिया फ्लोट कर रहा है, लेकिन उस पर अमल बहुत सालों से नहीं हुआ। ये पहली दफा है कि उनको एक वैल्यू की जा रही है, एंगेज किया जा रहा है, क्योंकि ट्रेडिशनली उनकी सारी सिंपति और उनके प्लान के तहत, मेरी नज़र, मैंने देखा था उसको एक दफ़ा, जो उनके प्रपोजल उन्होंने दी थी, वो ज़्यादातर इजराइल बायस था, वो डिसआर्म करने पे था, वो ऑलमोस्ट गवर्नेंस मास्टर कंट्रोल इजराइल के पास ही रहना था। लेकिन ज़्यादा ऑब्जेक्टिव तभी हो सकता है कि ट्रू सेंस में हमास को अगर माइनस करना भी है तो फ़लस्तीनियों की तो जेन्युइन नुमाइंदगी होनी चाहिए। उन्होंने पिछले 78 साल में, आपने देखा है जितनी सफरिंग की है, ये अगर क्विक हिस्ट्री में जाएं तो 78 साल पहले इसी जगह पर फ़लस्तीन 85% थे और 15% ज्यूज रहते थे जब ये इजराइल नहीं बना था। फिर इनको पूरी दुनिया से लाकर इकट्ठा किया गया और फिर यहाँ तक हो गया कि वो 45-55 की रेशो हो गई। फिर वादा किया गया फ़लस्तीनियों से कि हम इजराइल बना रहे हैं और साथ ही आपको भी देंगे, और वो वादा भी पिछले, आपने देखा, 78 सालों में पूरा नहीं हुआ। तो बदकिस्मती ये है कि ये इस दफ़ा अगर ये टोनी ब्लेयर का ये एग्जीक्यूट कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर मेन कैटलिस्ट जो होना है या होना चाहिए, वो फ़लस्तीनियों के सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन और सेंस ऑफ बिलोंगिंग बहुत ज़रूरी है। अगर ऑप्टिक्स के लिए सिर्फ और एक सेरेमनी के लिए, वो तो महमूद अब्बास भी पिछले 20-22 साल से आपने देखा फ़लस्तीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उनकी क्या वर्थ है या क्या वैल्यू है या गवर्नेंस में उतना कितना रूल है या कितनी अथॉरिटी है, वो ज़ाहिर है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो सिम्बॉलिक नहीं होनी चाहिए, एक स्टेट इन एक्शन नज़र आनी चाहिए। ऑल्दो ज़ाहिर है मैं चाहूँगा कि पूरे गवर्नेंस हो, रूल्स दुनिया के इंटरनेशनल फॉलो करें, इंडिपेंडेंस जेन्युइन सेंस में हो। ये ना हो कि फिर वो चोकिंग जब मर्जी कर दें, जब मर्जी शिप लाएं और उसका मुहासरा कर लें और टैंकों से खड़ा कर दें। उस तरह नहीं हुआ तो फिर तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया एक और दफा मिसलीड भी हो जाएगी और इतनी कुर्बानियां देने के बाद, जिसको कहते हैं ना टेक होम, भी फलस्तीनियों के लिए कुछ नहीं होगा बदकिस्मती से। राइट सर, अब थोड़ा सा भारत की भी बात कर लेते हैं। एक तो पॉलिटिक्स उन्होंने ज़रूर लानी है गेम में। कल उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी एक बहुत ही अफसोसनाक ट्वीट की जिसका जवाब दिया हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने। लेकिन अपने 21 मिग तैयारे उन्होंने रिटायर कर दिए हैं। पहले ही भारत को फ़िज़ाई स्क्वाड्स में वो बार बार रोते रहते हैं कि हमारे पास है ही नहीं। अब इसका क्या इम्प्लिकेशन होगा? ये फरिया देखिए, ये जहाज़ तकरीबन 1962 में इंडक्ट किए गए थे और फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी ने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी लगाई और तकरीबन पिछले इतने सालों में 62 से लेकर आज तक तकरीबन इन्होंने 840 जहाज़ इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किए। जो खौफनाक बात जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि इस पूरे अरसे के दौरान 400 इनके एक्सीडेंट्स हुए जिसमें ये जहाज आए हुए, 840 में से। एक बात। दूसरी उससे भी खौफनाक ये है कि 200 के करीब पायलट्स अपनी जान से गए और शायद उससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग होगी कि जमीन पर सिविलियन भी 60 मारे गए इस पूरे 65 सालों के जितने अरसे का ये वाकया मुहित है। आखिर में 2 स्क्वाड्रन रह गए थे अभी जो सितंबर में फिर उनको प्रॉमिस किया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर पायलट्स की तरफ से था, पायलट्स की फैमिलीज की तरफ से था। और आपने फेमस सुना होगा कि इसको कहते थे ये फ्लाइंग कॉफिन है और ये वही जहाज है जो अभिनंदन का जहाज था। और फिर उस वक्त ये रीजन दी गई थी कि ये जहाज, हालांकि वो अपग्रेडेड वर्जन थी, लेकिन ये वजह दी गई थी कि ये बहुत पुराने हो गए और हिंदुस्तान में बहुत प्रेशर था। लेकिन आखिरी बात मैं इस पे एक जरूर ऐड करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान एयरफोर्स भी मजबूर थी, वो कोई अपनी खुशी से नहीं चला रही थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी के जो है उनकी, उन्होंने तेजास जहाज पिछले 10 साल पहले 40 का ऑर्डर किया था और आप फरवरी 2025 इसी साल का एपी सिंह जो उनके एयर चीफ है हिंदुस्तान के, उनका एक पब्लिक सेमिनार में खिताब उठा ले। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में मैंने जो 40 जहाज ऑर्डर किए हैं तेजास, उनमें से एक भी नहीं मिला एज पर प्रॉमिस। दूसरा आप देखिए उनकी नायली कि वो जो जिससे रिप्लेस होना था वो तेजास से रिप्लेस होना था और तेजास वो जहाज है 1985 में बनाना शुरू किया था इंडिया ने। आज 40 साल हो गए, आज उनके पास टोटल 40 जहाज है। एक सोलर बेस है इनका श्रीलंका के पास। पूरी जो अभी मई का हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इनके दोनों स्क्वाड्रन जो हैं तेजास के, जिसने रिप्लेस करना था मिग 21 को, वो उस बॉर्डर के पास रखे गए, श्रीलंका के बॉर्डर के पास, और उनको फिट ही नहीं समझा गया कि वो कॉम्बैट में पाकिस्तान एयरफोर्स का मुकाबला कर सकते हैं। तो ये उनको मजबूरन अब ग्राउंड करने पड़े, हालांकि उनके पास अभी तक इस जहाज की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि उनके 43 स्क्वाड्रन के अगेंस्ट अब कोई 30 स्क्वाड्रन उनके उड़ रहे हैं
और ये उनकी हालत है मेंटेनेंस की कह लें या उनकी वर्थ की, कि उनकी एयरफोर्स की बात भी नहीं मानी जाती और टाइम पर डिलीवरियां भी उनको नहीं मिल रही। सो अब पाकिस्तान के हवाले से जो खबर आई कि हम चाइना से मज़ीद जदीद तैयारे ख़रीदेंगे, उसके बारे में बताइएगा। ये मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि इंशाल्लाह जो J-10C जिसने मारे हैं अभी साथ के साथ इंडियन जहाज, वो पाक फ़िज़ाइया और ख़रीदने जा रही है और बाकी इंगेज किया हुआ है पाक फ़िज़ाइया ने चाइना को भी और बाकी मुल्कों को भी। और बेस्ट ऑप्शन जो हम देख रहे हैं, अभी वैल्यूएशन हो रही है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन ये J-10C जहाज़ भी बहुत ज़बरदस्त एक वैल्यू ऐड करेंगे। सबसे ज़्यादा हमें एडवांटेज ये है कि हमारे पायलट्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस सबका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। हमने रिकॉर्ड मुद्दत में 9 महीने में सिर्फ इसको ऑपरेशनलाइज किया था। सिर्फ 3 से 4 घंटे पाकिस्तानी पायलट्स ने उड़ाए थे चाइना में, इतनी थोड़ी तरबियत के बाद ये उड़ाकर पाकिस्तान ले आए थे। और ये फिर हिस्ट्री ने रिपीट किया फरिया दोबारा। 1982 में भी हमारे जो 6 पायलट्स गए थे, उन्होंने भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही कायम किया था वहां अमेरिका में, जब F-16 लेने गए थे या ट्रेनिंग के लिए गए थे। तो उस वक्त भी रिकॉर्ड मुद्दत में वहां पर उन्होंने न सिर्फ ट्रेनिंग हासिल की थी बल्कि उड़ा के पाकिस्तान लाए थे। तो हमारा इन पे, जिसको कहते हैं ना कि हमारी एक कंफर्ट लेवल इस जहाज पे बहुत अच्छा हो चुका है। बाकी जहाज जरूर विद द पैसेज ऑफ टाइम है, लेकिन वो अभी वैल्यूएशन स्टेज पे पीएफ जो बाकी जहाजों को जो स्टडी किया जा रहा है अभी। सो अगेन कोई मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान एयरफोर्स का इंडियन एयरफोर्स से, और हकीकत है ये। और इसी तरह से ये भी हकीकत है कि क्रिकेट में उनकी टीम बेहतर है हमारे से। बट जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन से दूर भी हम जीत गए, क्रिकेट भी हम जीत गए, आई मीन इज ही डिलूजनल? क्या जरूरत थी इस ट्वीट की, और इन विच वर्ल्ड इज ही लिविंग? देखिए, उनकी पॉलिटिकल मजबूरियों को मैं समझ सकता हूँ। बड़े जीरक सियासतदान हैं, इतने अरसे से हुकूमत कर रहे हैं, ज़ाहिर है उनमें बहुत खसूसियात होंगी। लेकिन मेरा ख्याल है वो हकीकत का सामना करना उनके लिए तो मुश्किल है, या पॉलिटिकली सुइसाइडल है। मुझे ये ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि अगर मैं मान जाऊं तो फिर मैं सियासतदान कैसे होऊंगा और मुझे वोट कैसे पड़ेंगे, कि अगर मैं कहूं कि ऑपरेशन सिंदूर हम हार गए हैं या हमने मुकाबला नहीं जीता और इतना नुकसान भी उठा लिया। अब तो उनके एयरफोर्स के लोग, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सब के सब कहना शुरू हो गए हैं कि हमारे जहाज मारे गए हैं। उनके एयरफोर्स चीफ को देख लीजिए, 93 डेज के बाद ख्याल आया था 9 सितंबर को कि उन्होंने तकरीर की कोई 58 मिनट की एक पब्लिक जगह पर, और फिर 58 मिनट की तकरीर में उनको 28वें मिनट जाकर ख्याल आया कि मुझे याद आया उनको कि जहाज भी उन्होंने पाक फ़िज़ाई के मारे थे, और वो भी उनके फाइटर जहाज ने नहीं मारे थे। उन्होंने कहा हमारे S-400 मिसाइल ने मारे थे, और ये वही S-400 है जिसका पाक फ़िज़ाई ने भरपूर तरीके से निशाना बनाया था और एक पहली दफा दुनिया में इस मिसाइल को ज़ाहिर है हवा से जमीन पर टारगेट किया था। लेकिन वो डिल्यूजन वाला लफ्ज आपने कंक्लूड कर दिया कह के कि मेरा ख्याल है वो इस डिल्यूजन में जो समझते हैं, जो मैं यकीन कर रहा हूँ वही हकीकत है। जबकि हमने हकीकत आपने मान ली कि उनकी क्रिकेट टीम अच्छी है, उन्होंने हमें 3 मैचों में हराया, लेकिन फिर वो हवा में कुछ और बातें होती हैं, जमीन पर कुछ और होती हैं। राइट है कमर खालिद चिश्ती, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। डू गिव मी योर फीडबैक, अपने घरवालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।